So, hi students, welcome to your first class of Indian Economics. I am Kanika and I am here to take your class 12th Indian Economics. So, we'll start by a brief introduction of what this subject is. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर्स की वेटेज क्या है एंड ये ओवरऑल सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है. तो मैं पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपका ये सब्जेक्ट का वेटेज क्या है. सो इंडियन इकोनॉमिक्स आपका क्लास 12th में टोटल 40 मार्क्स कैरी करता है. ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट हमें सेम टाइम पे ये भी समझना है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे काफ़ी स्कोरिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी गलतियां करने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्लास में सुनना होगा, घर जाके आपको पॉइंटर्स रिवाइज करने होंगे, अपने नोट्स रिवाइज करने होंगे एंड आप बहुत अच्छे से एग्जाम में बैठ के अपने आंसर्स लिख पाएंगे. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे चैप्टर्स का वेटेज क्या होगा. तो हमारा जो यूनिट 1 है उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन इकोनॉमी 1950 एंड 1990. अब यूनिट 1 और यूनिट 2 जो मेरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये दोनों यूनिट्स मेरे 12 मार्क्स कैरी करते हैं. तो इन दोनों यूनिट्स में मेरा एग्जाम में टोटल 12 मार्क तक का कंटेंट आ सकता है. उसके बाद मेरा यूनिट 3 आता है. यूनिट 3 जो है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये यूनिट मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो कि है 22 मार्क्स. बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आपको बस क्लास में बैठ के अच्छे से सुनना है और उनको नोट्स बनाने हैं. अब यूनिट 4 जो है मेरा, यूनिट 4 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये मेरा टोटल 6 मार्क कैरी करता है. एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आपको क्लास में समझाऊंगी मैं, आप उसके नोट्स बनाएंगे एंड उसको घर जाके रिवाइज करेंगे. तो अब हम इस सब्जेक्ट में ओवरऑल चलेंगे कैसे. अब मैंने आप लोगों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी के सारे नोट्स हैं. बस मैंने ये किया है कि वो सारे नोट्स को जो कि बहुत आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में लगते हैं, उनको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में फ्रेम कर दिया है. तो इससे हमें इजी कैसे बन जाता है कि जब हम कोई चीज़ को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं, हम उसको इजीली मेमोराइज कर पाते हैं एंड जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो हमें एक रफ आइडिया भी हो जाता है कि अच्छा ये हमने अपने नोट्स में कहाँ पढ़ा था. क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पुट करेंगे, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को समझें, उसका कंटेंट समझें और देखें आपको क्या लिखना है. तो मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स में मैंने सारा एनसीईआरटी का कंटेंट कवर किया है, उनको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको दिया है, और किसी भी क्वेश्चन का अगर कोई ऑल्टरनेट फ्रेमिंग भी हो सकता है तो वो भी मैंने यहाँ पे कवरेज ली है. तो अगर हम देखें कि हमारा एग्जाम पैटर्न चलता कैसे है, तो एग्जाम पैटर्न में हमारा सबसे पहले आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस. ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, ये 6 मार्क हर एक क्वेश्चन का होता है एंड ये अप्रोक्सीमेटली हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं. तो आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क के. उसके बाद आपको आएंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 4 मार्क के हो सकते हैं और 3 मार्क के हो सकते हैं. जो 4 मार्कर हैं वो आपके होंगे 8 क्वेश्चंस और जो 3 मार्कर हैं वो भी आपके होंगे 8 क्वेश्चंस. उसके बाद हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स. ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होंगे जिनका प्रॉबेबली आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना होगा और यू विल बी डन विद इट. तो ये हमारे 1 मार्कर होते हैं और ये हमारे 2 क्वेश्चंस आएंगे. तो अभी तक तो एग्जाम का क्वेश्चंस का फॉर्म ये बनता है. बाकी हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और नॉलेज हो जाएगी. अब हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो पहले हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स की कवरेज लेंगे, ताकि आप जब चैप्टर शुरू करें आपको एक ब्रीफ आइडिया हो कि आप इसमें पढ़ने क्या वाले हैं. तो हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ये चैप्टर में हमें पढ़ाया क्या जा रहा है. उसके बाद हम चैप्टर्स के इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ेंगे इन डिटेल, उनके पॉइंट्स को क्लास में लर्न करने की कोशिश करेंगे. मैं थोड़ा सा रेपिटेशन क्लास में करूंगी ताकि आप लोग जब क्लास देख रहे हो तो आप देखते देखते ही आपको वो उसके मेन पॉइंट्स जो है वो
मेमोराइज हो जाएं। तो पॉइंट्स आपको कोशिश करनी है कि आप क्लास में ही लर्न करके जाएं और घर पे उन्हें रिवाइज करें, और जो भी पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट होगा वो आप क्लास में अच्छे से समझें ताकि आप उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। मैं आपको ये नोट्स दिखाऊंगी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पहले ये नोट्स का वीडियो पॉज करके इनको अपनी नोटबुक में, आपको एक थ्योरी नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी एंड आपको ये सारे नोट्स उसमें कॉपी डाउन करने होंगे। मैं आपको चाहे तो प्रिंटेड फॉर्म भी दे सकती थी, बट हम अभी आपकी आदतें बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि आप नोट्स लिखें ताकि लिखते लिखते आपका उनके रिविजन हो, आपको और अच्छे से वो याद हो और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जब मैं स्टार्ट करूंगी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, उन नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं एंड फिर जब मैं उन्हें समझाऊंगी तो आप अपने नोट्स में से भी देख सकते हैं, साथ साथ वीडियो देख सकते हैं एंड अगर आपको कुछ एडिशनल लगे तो आप उनमें लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन 2 है वो ये है कि मैं आपको ये नोट समझाऊंगी, आप मेरी वीडियो को उसके बाद सेकंड के लिए पॉज करिएगा, वो नोट्स को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा एंड फिर इस वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके हाथ में हैं, आपको जैसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, बेटर क्लैरिटी आए, आप लोग वो ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम क्या बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी एज ऑन 1947। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ब्रिटिशर्स ने हमें कितना एक्सप्लॉइट करा था, हमारी इकोनॉमी, हमारे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो कंडीशंस थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस थी, उन सब के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, फीचर्स थे और कैसे हमारे एक्सप्लॉइटेशन से इकोनॉमी का डाउनफॉल आ गया था। तो हमारे इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। मैं मानती हूँ थ्योरी बोरिंग होती है, बट हम यहाँ पे इसको सबसे इंटरेस्टिंग वे से करने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से क्लास देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लास में ही याद हो जाएंगे एंड आपका घर पे बहुत सारा इस पे जो हार्डवर्क लगने वाला है वो कम हो जाएगा। तो इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है ऑफ व्हाट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड जस्ट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंडीशन क्या थी एंड जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हमारी कंडीशन क्या थी। तो हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से चलते हैं जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे कहीं बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाती जाऊंगी। आपकी सारी कवरेज होगी इसमें, आपकी एनसीईआरटी के बीच में से भी जो क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, आपकी जो बुक का कंटेंट है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है लर्न करना, वो सब बहुत ही ईजी फॉर्म में नोट्स में दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन, When did British Empire laid its foundation in India? ब्रिटिश एम्पायर ने कब अपना पहला फाउंडेशन इंडिया में ले डाउन किया था? The foundation of British Empire in India was laid in the Battle of Plassey, fought in 1757. तो जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ आप लोग भी उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि एंड में आप बस ये अंडरलाइन पोर्शन ओवरव्यू करें और एग्जाम में जा सके। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है, What was the purpose of British rule in India? ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था? वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप नहीं करना चाहते थे, वो हमारी कंट्री को बेटर नहीं बनाना चाहते थे, वो यहाँ पे आके अपना बेसिक पर्पस सॉल्व करना चाहते थे। तो उनका मेन पर्पस वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी मतलब कि वो इंडिया से सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके ग्रेट ब्रिटेन में इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। The main purpose was to use Indian economy as feeder economy for the development of British economy. British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country.
सो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था, बी इट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज या हमारी कैपिटल, दे वर इन एन अर्ज टू जस्ट एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज, ताकि वो अपनी कंट्री दैट इज ब्रिटेन उसको डेवलप कर सके, उसकी इकोनॉमी को डेवलप कर सके. सो इंडियन इकोनॉमी वाज व्हाट? इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट अ फीडर इकोनॉमी फॉर देम. इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके ग्रेट ब्रिटेन का डेवलपमेंट करना ही उनका मेन पर्पस था. Question number 3. What were the characteristics of Indian economy before the advent of British rule? इसमें अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जब ब्रिटिश रूल आया उससे पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी. तो इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. सबसे पहला, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी. हम अपना ही प्रोडक्शन कर रहे थे एंड वी वर प्रॉस्पेरिंग, हम डेवलप कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स आए. सो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. दूसरा है एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब हमें ये पता है कि इंडिया जो है शुरू से एक लैंड ऑफ एग्रीकल्चर रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इट एंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन. इंडिया की ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया. सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, दैट इज इट वाज सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड वी वर अ डेवलपिंग नेशन. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इट वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब कि वी वर प्राइमरली एंगेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमारी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन को एंगेज करता था. थर्ड पॉइंट क्या है? वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडियन इकोनॉमी वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन. तो इंडियन इकोनॉमी का हैंडीक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था. हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो एक्सपोर्ट होता था दूसरे नेशंस में एंड वी वर वेरी डोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि बिफोर द एडवेंट, बिफोर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रॉस्पेरस, इट वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे. मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करें एंड इनको नोट डाउन कर लें. तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं. तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. ये बात करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म. इसका मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो इट बेसिकली रेफर्स टू अ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन. ये क्या होता है? ये एक तरीके का पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है बिटवीन द 2 कंट्रीज, जिसमें one is a ruler and the other is a colony. यानी 2 नेशन के बीच में एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन जिसमें एक नेशन जो है वो रूलर होगा और दूसरे नेशन जो होगा वो उसकी कॉलोनी होगी. सो द रूलिंग कंट्री not only has political control over the colony but it also determines the economic policies of the डोमिनेटेड कंट्री. सो जब हम बात करते हैं इंडिया और ब्रिटेन की, तो इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो ब्रिटेन था वो हमारा रूलर था और जो इंडिया थी वो कॉलोनी थी. सो दिस वाज एन अरेंजमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, जहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वो सब कौन डिटर्मिन कर रहा था? वो सब डिटर्मिन कर रहे थे ब्रिटिशर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं जो कि बात करता है what was the focus of the economic policies pursued by the colonial government in India? What were the impact of these policies?
सो कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब मैं कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करूं तो इसका मतलब है हमारे ब्रिटिश रूलर्स। तो ब्रिटिश रूलर्स का मेन फोकस क्या था जब वो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू कर रहे थे? व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज? So the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned with the protection and promotion of their own economic interest. ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी ब्रिटिशर्स हमारे वेलफेयर के लिए इंडिया में नहीं आए थे। उनका प्राइमरी मोटिव था अपनी इकोनॉमी, अपने नेशन को डेवलप करना। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो इम्पैक्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंडिया में इम्पैक्ट क्या आया कि इंडिया रिमेन्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड एंड इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर रिमेन्ड टोटली बैकवर्ड। देयर वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इस पूरी ड्यूरेशन में जब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करा, इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही रही, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्री में नहीं शिफ्ट हुई, वो एग्रीकल्चर से सर्विसेज में नहीं शिफ्ट हुई। मेजर पोर्शन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही रहा और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इनटू कमर्शियलाइजेशन चला गया। कमर्शियलाइजेशन के टॉपिक को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या रहा कि इंडिया रिमेन्ड एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी throughout the British period. Second, British ruler never tried to modernize the prevailing industrial structure of India. There was large-scale destruction of handicraft and cottage industry of India. तो अब सेकेंड क्या हुआ हमारा, जो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल में, जो हमारा थर्ड पॉइंट था दैट वी वर वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। अब ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस चीज़ के लिए हम फेमस थे, हम अपने एक्सपोर्ट्स करते थे, ब्रिटिशर्स ने वो इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था अपना मोटिव निकालना। सो ब्रिटिशर रूलर दे नेवर ट्राई टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्री। उन्होंने कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं लाई, कोई इंडस्ट्री सेट नहीं की एंड दे वाज जस्ट सॉल्विंग देयर ओन पर्पस। जिस चीज में उन्हें फायदा दिखता था वो बस उसको मॉडर्नाइज करते थे, उसको और एक्सप्लोर आउट करते थे और बाकी जो सेक्टर थे वो बैकवर्ड ही रह गए। सो ब्रिटिश रूलर नेवर ट्राई टू मॉडर्नाइज द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देयर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री थी। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो को यहाँ पॉज करिए एंड इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिए। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा शुरू होता है कि ये इम्पैक्ट हमारे किन और इंडस्ट्रीज में और किन और एरियाज में कैरी फॉरवर्ड हुए। तो उसी का ही थर्ड पॉइंट हमारा चलता है, बाय द फॉलोइंग पॉलिसी of discrimination protection Britishers gained complete control over the entire Indian market। ब्रिटिशर्स ने हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री थी उन्हें तो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो बाकी इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन थी उन पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल गेन कर लिया था। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट्स। फोर्थ पॉइंट, British rulers gradually transformed the Indian economy into primary producing country, exporting only what? Agricultural products and raw material necessary for the industries in Britain and importing finished goods from Britain। अब वो क्या करते थे, वो इंडिया से सारा रॉ मटेरियल ले जाते थे एंड वो ये रॉ मटेरियल मोस्टली चीप प्राइसेस पे ले जाते थे फॉर व्हाट? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप थी, वहाँ पे मशीनरी थी, तो वो यहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से जो फिनिश गुड्स होते थे वो इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ करते थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल था वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था ब्रिटेन में। और सारा फिनिश गुड्स जो कहाँ से आ रहा था?
वो आ रहा था ब्रिटेन से। तो चीपर प्राइसेस पे हम इन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और जब वो इंपोर्ट होता था तो वो कॉस्टली प्राइसेस पे आता था। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को, ना कि हम इंडियंस को। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा था वो कवर करता था कि ये इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई हैं वो किस पे इम्पैक्ट कर रही है? वो इम्पैक्ट कर रही थी हमारे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री पे। फिफ्थ पॉइंट इसका आता है टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड and to exploit the natural resources of India to their advantage, British rulers built economic infrastructure which includes road, railways, network, port and shipping. अब उन्होंने जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया वो किस लिए था? वो अपने पर्पस के लिए था कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट, वो कम्युनिकेशन बहुत ही इजी फ्लो से जाए, इसलिए उन्होंने रोड्स और रेलवे नेटवर्क डेवलप करे थे। तो उनका बेसिक पर्पस क्या था? टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड वो इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे फॉर देयर ओन पर्पस. So the aforesaid nature of exploitative policy of British rulers resulted in large-scale poverty, stagnation and backwardness of the Indian economy along with huge drain of economic resources of India to Great Britain. तो इन policies का impact हमारा क्या हुआ कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ गई, देयर वाज स्टैग्नेशन, देयर वाज बैकवर्डनेस. स्टैग्नेशन मतलब कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्लो रेट पे डेवलप कर रही थी, वो उतने फास्ट पेस पे डेवलप नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारी जो पॉलिसीज थी दे वर फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस एंड नॉट फॉर देयर डेवलपमेंट. तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर होते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी, उन पॉलिसीज का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है. आप प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए. अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. कि इंडिया का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया ब्रिटिशर्स की वजह से. तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया के एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर पॉलिसीज ने कैसे इम्पैक्ट करा. तो स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लैंड सेटलमेंट स्कीम. अब इसमें क्या हुआ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग out of the agricultural sector went to the zamindar in the form of लगान. आप सबने लगान मूवी देखी है? आई एम अज्यूमिंग आप सबने लगान मूवी देखी होगी, बहुत ही पुरानी मूवी हो गई है अब तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फार्मर्स से लगान वसूल करते हैं. लगान का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का टैक्स होता था. तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि फार्मर्स जो है वो लैंड यूज कर रहे हैं, अब वो लैंड हमें बिलोंग करता है तो हम उस लैंड पे एक टैक्स चार्ज करेंगे. तो इसीलिए ये लैंड सेटलमेंट स्कीम उन्होंने बना दी. तो इसमें होता था कि अंडर द लैंड सेटलमेंट स्कीम द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से प्रॉफिट अराइज हो रहा था वो जमींदार को जाता था इन द फॉर्म ऑफ लगान. These zamindars were only considered with the collection of lagan irrespective of the economic condition of the cultivators. वो ये नहीं देखते थे कि इस साल रेनफॉल आई है या नहीं आई है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है, फार्मर्स को क्या प्रॉफिट हुआ है, उन्हें इस सब से कोई लेना देना नहीं था. They were only concerned with the collection of lagan, चाहे वो किसी भी मोड से करें. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द डेट फॉर डिपॉजिटिंग द स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, failing which the zamindar were to lose their rights. The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. अब इसमें वो कहते हैं कि जो जमींदार होते थे they were basically responsible for the collection of लगान from the farmers, from the cultivators. ये लगान उन्हें एक फिक्स डेट पे ब्रिटिशर्स को सबमिट करना होता था और अगर वो ये लगान नहीं देते थे तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनसे वो लैंड के राइट्स जो है वापस ले लेती थी. तो आप देख रहे हैं ब्रिटिश प्रेशर क्रिएट करता था जमींदार पे, जमींदार आगे कल्टिवेटर पे करता था. तो सारा का सारा प्रेशर किस पे आ रहा था? कल्टिवेटर पे आ रहा था. वो ये नहीं देखते थे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रेनफॉल हुई है या नहीं हुई है, कितना क्रॉप ग्रो हुआ है. दे वर जस्ट कंसर्न्ड विद द कलेक्शन ऑफ लगान
लगान, ताकि ये लगान सबमिट हो सके ब्रिटिशर्स को। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर को ओवरऑल इम्प्रूव करने का, उसको डेवलप करने का। तो आपकी सबसे पहला स्टैग्नेशन का पॉइंट क्या आया? लैंड सेटलमेंट स्कीम। इसमें आपको ये सारा फ्लो याद रखना है कि जमींदार कलेक्ट करता था लगान कल्टिवेटर से, एंड ये जो लगान होता था, दिस हैड टू बी पेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द सम वाज आल्सो फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से हमारा क्या मतलब है? इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजम्पशन। कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बेसिक मोटिव से हो रहा था। वो मोटिव ये था कि ये जो क्रॉप्स है, दीज आर टू बी सोल्ड रादर देन द सेल्फ कंजम्पशन। अब किसको सेल होते हैं ये क्रॉप्स? कौन बनवा रहा था ये क्रॉप? ये क्रॉप जो हो रहे थे सेल, ये हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर देती थी ब्रिटेन में। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, फार्मर वर गिवन higher prices for producing cash crops like cotton and jute. However, this did not improve the economic condition of the farmers, because instead of producing the food crops produce करने की जगह they were producing cash crops which were ultimately used by the ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब पहले जो होता था कि पहले फूड क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होते थे और कैश क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होते थे, तो इससे क्या होता था, दोनों का एक बैलेंस मेंटेन रहता था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स को एक लालच दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो कैश क्रॉप आप प्रोड्यूस करेंगे, इसके हायर प्राइसेस देंगे, जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं उससे हम हायर प्राइसेस देंगे, आप बस कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करो। तो इनसे क्या हुआ कि फार्मर्स मेजरली कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गए एंड फूड क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। कैश क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज होता है, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, तो ये हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं। तो पहला पॉइंट कमर्शियलाइजेशन का क्या हुआ? द फोकस वाज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव एन इंसेंटिव टू पे हायर प्राइसेस फॉर द कैश क्रॉप्स। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, thus the British government promoted the shifting of crops from food crops to cash crops. Now this commercialization resulted into what? This resulted into famines, as there was fall in the production of food crop. The extent of commercial agriculture went so far that many times farmers purchased their food requirement from the शॉप्स इन टाउन। अब फूड क्रॉप जो हो गया उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, तो यानी कि जो फूड का इंडिया में ओवरऑल प्रोडक्शन था, इट वेंट फॉर अ डाउनफॉल। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो सप्लाई हुई वो कम हुई, और ऑल ओवर इंडिया हर अलग अलग जगह में फेमाइंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। पीपल वर डाइंग फॉर फूड बेसिकली। तो और फार्मर्स जो होते थे, जो पहले क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी, अब उन्हें सेम फूड जो था वो शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स से परचेज करना पड़ता था। तो ये जो हमारा ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन, उसके ये इम्पैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, हमें उसमें भी डेवलपमेंट कुछ ना कुछ चाहिए, कि इरिगेशन फैसिलिटी जो हो जाए, बेटर हो जाए, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो बेटर हो जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारे 3 मेन कॉजेज थे, मेरे साथ साथ आप बोलिए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizer. So this resulted in my low level of productivity. The cultivator had neither the means nor any incentive to invest in any agriculture. अब cultivators तो पहले ही लगान पे ऑफ कर रहे थे, बाकी कॉस्ट इनकर कर रहे थे, तो उनके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सके, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते थे। The zamindar had no roots in the villages, while the British ruler spent little on the agricultural, technical and
मास एजुकेशन। अब इसमें हमारे जमींदार जो थे वो तो कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहे थे, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करते थे कि वो जमींदार हमारे कल्टीवेटर से लगान कलेक्ट करते थे और ये लगान जो था वो गवर्नमेंट को पे करते थे। तो वो तो कहते थे कि ठीक है जैसे मर्जी प्रोडक्शन हो, हमें क्या लेना देना उससे। तो zamindar had no roots in the villages, while the British rulers spent very little on the agriculture. They were least concerned कि productivity कितनी निकल रही है, उन्हें बस अपने क्रॉप कल्टीवेशन से मतलब था कि किसी भी फॉर्म में आए बस ये आए। All this made it difficult to introduce modern technology, which caused a perpetual low level of प्रोडक्टिविटी। सिंस कुछ एग्रीकल्चर में ना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ना कोई कंसर्न था बेटर फैसिलिटीज के लिए, तो इससे क्या हुआ, हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो था वो गिरता रहा एंड विच रिजल्टेड इन द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर करे जो कि हमारे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के टॉपिक में आ रहे हैं। पहला पॉइंट था हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा पॉइंट था हमारा कमर्शियलाइजेशन का, और तीसरा पॉइंट हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का। अब इसको रेगुलरली ऐसे रिवाइज करते रहिएगा, टॉपिक को एक बार फिर से पढ़िएगा तो आपको इसमें सब कुछ चीजें याद हो जाएंगी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट इन द सेम टॉपिक विच इज स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, flood control and drainage. A large section of tenant farmers neither had the resources, technology nor an incentive to invest in the agriculture. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना चाह ही नहीं रहा था। फार्मर्स जो थे अगर वो करना चाहते भी तो उनके पास ना रिसोर्सेज थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना उनको कुछ इंसेंटिव था कि अच्छा उन्हें बेटर प्राइजेस मिलेंगे या कुछ और उनके लिए इम्प्रोवाइज होगा, ऐसा कुछ इंसेंटिव भी नहीं था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। नो वन वाज विलिंग टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। मैं एक बार आपको फिर से लास्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, आप इसको नोट करिएगा। हमारा पहला आता है लैंड सेटलमेंट स्कीम, सेकंड हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बात करता है व्हाट वर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इम्पैक्ट हुआ। सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है जो कि 3 मार्कर्स होते हैं। So India's agriculture production received a further setback due to the country's partition at the time of independence. A sizable portion of the undivided country's highly irrigated and fertile land went to Pakistan. Almost the whole of jute production, जो कि हमने पहला था हम पढ़ा था कि हमारी बहुत ही मेजर इंडस्ट्री थी, almost the whole of the jute production area became the part of East Pakistan. India's jute good industry, which had enjoyed a worldwide monopoly so far, suffered heavily for the lack of raw material. Since major portion जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया था हमारे इरिगेशन का और हमारे जूट कल्टीवेशन का, तो इसकी वजह से जो जूट इंडस्ट्री थी उसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट आया था। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बात करता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अभी तक हमने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उन्होंने ओवरऑल क्या इम्पैक्ट करा इंडिया पे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने बात करी 2 चीजों की, एक स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों हुआ जिसमें हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था कि जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उससे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया। अब हम नेक्स्ट हमारा चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो इसमें क्या हुआ कि अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या स्टेट था, क्या कंडीशन थी। सो लाइक इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल।
The poor state of industrial sector during the British rule is given in the following points. हमने ये अभी बहुत रिपीटेडली पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर। वो कैश क्रॉप्स बनवाते थे, उन्हें ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे और वहां से फिनिश गुड लाके इंडिया में बेचते थे बहुत ही हाइयर प्राइसेस पे। तो उनका इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप करने का क्यों इंटरेस्ट होगा? अगर वो इंडियन इंडस्ट्री डेवलप कर देते तो ये फिनिश प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया में ही बनते और उनको प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता फिर? तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था उसको डेवलप करने का, और ना ही वो उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो अब हम पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या बात करता है, हमारा जो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आई, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया की जूट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया ताकि जो इंडिया की वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड में मोनोपोली है इट कम्स डाउन। सो पहला पॉइंट हमारा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। So the primary motive of the British rule behind the deindustrialization was twofold. ये आपको short question answers में आ सकता है that what was the primary motive of the twofold stage that the Britishers exercised in the deindustrialization. तो पहला motive उनका क्या था deindustrialization का? To get raw material from the India at cheap rates to be used by the upcoming modern industry where in Britain. To sell the finished goods of British industries in India at a higher price. ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि उनका पहला मोटिव क्या था कि वो इंडिया से बहुत ही चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे ब्रिटेन में, एंड ब्रिटेन से ये फिनिश गुड्स जो बनेंगे रॉ मटेरियल को यूज करके, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री बनाएगी, उन फिनिश गुड्स को वो इंडिया में इंपोर्ट करते थे, इंडिया में लाते थे एट अ वेरी हायर प्राइस। तो ये उनका टूफोल्ड ऑब्जेक्टिव था ऑफ व्हाट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। The above fulfill the objective of maximum advantage to their home country and not our country. सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, वो बात करता है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इट हैड कम टू अ डिक्लाइन। इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट आया? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी मोनोपोली इंजॉय करती थी वर्ल्ड वाइड, तो हमारी काफ़ी वर्कफोर्स जो थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हुई। अब जब ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया तो उससे हमारा जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो हायर रेट पे चला गया, क्योंकि पीपल जो थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे, ऑल ऑफ देम हैड बिकम अनएम्प्लॉयड. So the decline of Indian handicraft resulted in unemployment on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on the village and overcrowding in the agriculture. अब जब वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से उनकी एम्प्लॉयमेंट छूट गई तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्स कर दिया गया। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गया। एंड अब देखिए लैंड तो लिमिटेड है, उसमें अब नंबर ऑफ लोग बढ़ जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही क्या निकलेगी। सो देयर वाज अ मास स्केल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड दिस रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो हमारा सेकेंड पॉइंट जो था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसका फर्स्ट इम्पैक्ट क्या था? हाई स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसका सेकेंड इम्पैक्ट की अब हम बात करें तो वो है इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड. द इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड from Britain was encouraged as the Indian goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. अब इंडिया में हमने पढ़ा कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो उन्होंने डेवलप और हमें करने नहीं दी. इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो मेजर फिनिश गुड्स बनता था वो या तो हैंडमेड होता था या बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता था, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी जो थी वो इंक्रीज हो जाती थी. अब जो ब्रिटिशर्स बाहर अपने इंडस्ट्री जो उन्होंने एम्प्लॉय करी हुई थी उससे जो फिनिश गुड लाते थे तो वो इंडियन रेट के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत चीप होते थे. तो लोग जनरली ब्रिटेन से लाया हुआ फिनिश गुड ही खरीदना पसंद करते थे बिकॉज उन्हें वो चीपर प्राइस से मिलता था. तो हमारा इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो था वो बढ़ गया था एंड इंडियन मार्केट इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करने लग गई थी.
अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही, जो कि बात करता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स हमारे जनरली इन्वॉल्व करते हैं मशीनरी। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स। आप इसमें मशीन टूल्स ला सकते हैं, इक्विपमेंट ला सकते हैं जो कि मेरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिक्वायर्ड थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for the current consumption. So there was lack of capital good industry also. During the British rule, there was hardly any capital good industry to promote further industrialization in India. British rulers did not pay attention to the promotion of capital good as they always wanted Indians to be dependent on the Britain for the supply of capital goods and heavy equipment. अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही इस मामले में क्लेवर थी। वो क्या करती थी, वो इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होने ही नहीं देती थी, क्योंकि अगर इंडिया में इंडस्ट्री एक सेटअप हुई तो उससे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा। तो वो हमेशा चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो हमेशा ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो for any machinery, for any tools, for any finished goods. So that is why they did not let the capital good industry to be set up in India. अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही है, जो बात करता है लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा डेवलप तो हो नहीं रहा था। अब अगर वो डेवलप नहीं हो रहा था तो उससे गुड्स का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन तो क्या ही होना था। तो इसकी वजह से जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बहुत ही लोअर रेट पे था। So the growth of the new industrial sector and its contribution to the GDP remained very small. हमारा फिफ्थ पॉइंट जो बात करता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो थी वो भी इंडस्ट्री के उसमें आती नहीं थी जल्दी से, बिकॉज पब्लिक सेक्टर का मेन फोकस होता था कि वो कम्युनिकेशन, रेलवेज, पोर्ट्स एंड कोई और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही जाए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर जो हमारा आता था वो जनरली हमारा लैकिंग था। तो पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, power generation, communication, port and some other departmental undertaking. तो वो हमारे industrial sector में enter नहीं करते थे। So finally it can be concluded that the India remained backward in the industrial sector. अब industrial sector हमारा यहाँ पे ये topic over होता है, और industrial sector हमारी किस चीज़ के बारे में बात करता है ये हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिल्कुल मेजर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि industrial sector का, अब मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी दिखा रही हूँ, आप साथ साथ सुनते जाइए या वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इट रिजल्टेड इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो गया बहुत ज़्यादा। हमारा सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमारा ह्यूज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था एंड वी यूज्ड टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री जनरली इंडिया में नहीं आती थी बिकॉज हम ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम उन पे डिपेंडेंट रहे फॉर मशीनरी। हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि इंडस्ट्री सेक्टर का टोटल जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन था। और फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर मेजरली इन्वॉल्व होता था कम्युनिकेशन, रेलवे या कोई और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है इंडस्ट्री सेक्टर ये खत्म होता है। अभी तक हम हमारे दो मेजर सेक्टर्स कवर कर चुके हैं, जो कि था एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दूसरा था हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। तो अगर हम देखें हमारे टॉपिक की लिस्ट में, अभी हमने कवर किया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम हमारी इंट्रोडक्शन पहले कवर कर चुके थे और हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेम सम इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्री विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे आई थी।
सो हमारी मेजर इंडस्ट्री जो आई थी, एक आई थी आयरन एंड स्टील। ये किसने सेटअप करी थी? ये सेटअप करी थी टाटा ने। सो टाटा, जो आप टिस्को सुनते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हमारी सेटअप हुई थी। शुगर इंडस्ट्री में लोग आ रहे थे, सीमेंट इंडस्ट्री में आ रहे थे, केमिकल में आ रहे थे और पेपर इंडस्ट्रीज में आ रहे थे। तो ये हमारे आज के दो मेजर टॉपिक्स थे, जो कि था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप इनके नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए। आपको कोई भी कहीं भी डाउट आए, आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। एंड आप कोशिश करिए कि आप ये पॉइंट्स जो हैं, सिर्फ मेजर पॉइंट्स ये लर्न कर ले, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब आए तो फर्स्ट 5 मिनट्स हम ये पॉइंट्स को पहले रिवाइज करेंगे, सिर्फ मेजर पॉइंट्स को, और फिर हम आगे अपने टॉपिक पे चलेंगे। एंड हम इन टॉपिक्स का कवरेज नेक्स्ट क्लास में लेके मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रैप अप कर देंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही थी। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से घर पे देखिएगा, नोट्स अपने बहुत नीटली मेंटेन करिएगा, बिकॉज यही नोट्स आपको सबसे एंड में काम आएंगे।